हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उठाने जा रहा हूं। अब जो 11th क्लास के बच्चे जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया, अब वो 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले वो कंफ्यूज होते हैं। हम ऑक्सीडेशन उठाए, एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाए, हम बॉन्डिंग देखे, मगर हर किसी का स्टेप बाय स्टेप ही इंसान आगे जाता है। अब इसमें मैं कोशिश करूंगा हर किसी टॉपिक का कंसेप्ट मैं दूं, ताकि आपको केमिस्ट्री जो है वो बोरिंग ना लगे, उसमें मजा आए। तो इसको मैं अपने हिसाब से, हालांकि इसमें बेटा इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल कंसेप्ट है, फिजिकल क्वांटिटीज है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है बेटा, और इसमें बेटा ये भी है, मैथमेटिक्स भी है। हर पहलू पे मैं इस पे जाऊंगा बेटा। अब आज इसका पहला लेक्चर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। Chemistry is that branch of science in which we study the properties, composition and structure of matter। यानी दुनिया में हर कोई चीज मैटर है। अगर मैं बेटा अब स्टार्ट करूंगा, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हमें पता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेसेस वेट इज नोन एज मैटर। यानी दुनिया में जो भी कोई चीज है वो जिसमें वजन हो और जो जगह लेती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब अगर हम हवा को महसूस करते हैं, मगर जब हम उसको इन्फ्लेट करते हैं बैलून में, इसका भी वजन होता है। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब दुनिया में हर कोई चीज जो है बेटा वो मैटर है, जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसमें वजन हो, वो बेटा क्या है, वो मैटर है। तो अब देखेंगे बेटा ये कि अब ये है साइज के हिसाब से भी, जो छोटी चीज होगी वो कम ही वजन उसका होगा, वो कम ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, और बड़ी चीज विशाल माउंटेन जो है उनमें ज्यादा वेट होता है और वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब इसी हिसाब से हम बेटा, अगर हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स देखेंगे, चाहे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या एक्वाटिक एनिमल्स, हर किसी में जान है। अब मैटर को डिवाइड कर सकते हैं लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर। लिविंग मैटर हम है, क्योंकि हम में जान है, तो वो आर लिविंग मैटर। हमें मुझ में वजन भी है हर किसी ह्यूमन बीइंग में, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है अपने वेट के हिसाब से। और इसी तरह बेटा बड़े बड़े जो एनिमल्स है उनमें ज्यादा जगह लेते हैं, उनमें ज्यादा वेट होता है एज कंपेयर टू छोटी जो कीड़े मकोड़े हैं, उनमें कम वजन होता है, और वो ये है। तो इसका मतलब दुनिया में हर कोई चीज बेटा क्या है, मैटर ही है। तो ये भी आपने 7th 5th से आपने पढ़ा है ये भी बेटा कि मैटर क्या है। फिर अब इस मैटर में हम देखते हैं बेटा, कोई सॉलिड फॉर्म में होता है, कोई लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई गैसियस फॉर्म में होता है। तो अगर मैं एक बात करूंगा, एक बर्फ की मैं बात करूंगा, आइस की, तो मुझे पता है वो एक ठोस चीज होती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स साथ साथ होते हैं। जो ही मैं उसको टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ या धूप निकलती है, वो मेल्ट होता है। तो इसका मतलब उन पार्टिकलों के दरमियान एक डिस्टेंस जो होती है वो बेटा वो दूर दूर होते हैं एक दूसरे की वजह से, तो वो एक शेप लेता है लिक्विड फॉर्म में। फिर अगर उसको और हीट करते हैं तो फिर यही वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं वेपर फेज में, तो बनाते हैं गैस। अब मुझे यहाँ पे बेटा बात करनी है, केमिस्ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। कितनी केमिस्ट्रीज है बेटा, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। चाहे दवाई जो है वो केमिस्ट्री से ही आ गई, चाहे पेस्टिसाइड्स वीडियोसाइड्स वो भी केमिस्ट्री से ही आ गई बेटा। ठीक है कि नहीं है। जो इवन जो हानिकारक जो वेपन्स है, तो वो भी केमिस्ट्री से ही बन गए। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में है।
ठीक है बेटा कि नहीं है। जो भी कोई चीज हम बनाते हैं, चाहे चाय से लेके खाना बनाते हैं, जब तक केमिकल रिएक्शन ना हो जाए तो ये भी केमिस्ट्री है। हम जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं या पौधों में फोटोसिंथेसिस होती है, इनमें भी केमिकल रिएक्शंस होती है। हमें रेस्पिरेशन होती है, हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटा इसका मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में हर तरफ से केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इस केमिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट बहुत सारे समझते हैं, मगर ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में वो बहुत ही मतलब हर तरह से है इसकी इम्पोर्टेंस, चाहे दवाई से लेके, चाहे हमारी बॉडी केमिकल रिएक्शंस होती है, चाहे हम खाना बनाते हैं, चाहे कोई भी चीज, चाहे फोटोसिंथेसिस होती है, चाहे कोई भी चीज ग्रो होती है, सारी में बेटा क्या होती है, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। अब देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा ये कि जो भी कोई चीज, जो भी कोई मैटर है, मैंने कहा कि केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास ये दीवार है, ये दीवार अगर है तो ये दीवार किसकी बनी हुई है, इसमें बेटा ब्रिक्स जो है उनको अलाइन किया हमने, तो फिर उसके बाद उसमें बेटा सीमेंट ने उनको जोड़ा, रेत सीमेंट ने पानी दिया, फिर उसको जोड़ दिया। जोड़ के ये अगर इस दीवार का कंपोजिशन देखेंगे, ये ब्रिक्स का बना हुआ है, सैंड का, सीमेंट का। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये अगर ये भी मैटर है, ठीक है ना। मैटर वो चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसमें बेटा क्या होता है, वजन होता है। तो ये भी इसका कंपोजिशन है। ठीक है ना बेटा। अब जो मैंने कहा कि ये जो मैटर है, कोई भी चीज हो, ये बेटा बनी हुई है एटमों से। किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है बेटा एटमों से बनी हुई है। ठीक है ना। एटम पहले कहते थे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इसके बाद कोई पार्टिकल नहीं है। अब फिर उसके बाद बहुत सारे केमिस्ट आ गए, गोल्डस्टीन आ गया, जेम्स चैडविक आ गया, जेम्स चैडविक आ गया, गोल्डस्टीन आ गया, जे थॉमसन आ गया। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, एटम भी फर्दर बना हुआ है मेन फंडामेंटल पार्टिकलों का। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी चीज मैटर है, वो बना हुआ है बेटा एटमों का। एटम में बेटा क्या है, इसमें बेटा दो पार्ट्स हैं। एक को बेटा कहते हैं सेंट्रल पार्ट और दूसरे को बेटा कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ए मान के चलिए एटम है, इसका सेंट्रल है, इसको बेटा कहते हैं सेंट्रल पार्ट। और जो बेटा सेंट्रल पार्ट से बाहर वाला पोर्शन है, इसको बेटा कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसको क्या कहते हैं, अब हम काम पे आएंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो दो चीजें हैं। तो पहले मैंने कहा कि मैटर हर कोई चीज किसका बना हुआ है, एटमों का बना हुआ है। एटम खुद क्या है, एटम कहते थे एक जमाने में सबसे छोटा पार्टिकल है, मगर एटम किसका बना हुआ है, दो पार्टों का। एक को कहते हैं सेंट्रल पार्ट और दूसरे को बेटा क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है ना बेटा, यहां तक ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना। जब फिर उसके बाद कुछ केमिस्ट्स आ गए, जे थॉमसन आ गया, जे थॉमसन आ गया, जेम्स चैडविक आ गया। जेम्स चैडविक जो था बेटा, ये स्टूडेंट था लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। जेम्स चैडविक आ गया। गोल्डस्टीन आ गया, गोल्डस्टीन आ गया। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा कि जो बेटा ये लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है बेटा, न्यूक्लियस का मतलब हो गया सेंटर। जो भी कोई चीज बना हुआ है वो बना हुआ है एटमों का, और एटम खुद बना हुआ है दो पार्टों का। एक को कहते हैं बेटा सेंट्रल पार्ट, और सेंट्रल पार्ट से बाहर वाला पोर्शन जो है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। अब इस सेंट्रल पार्ट पे रहते हैं, इनका घर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉनों का घर होता है बेटा इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। ठीक है ना बेटा। ठीक, यहां तक ठीक है ना, ये आपने पढ़ा भी है। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है, आगे चलकर देखेंगे, जिस तरह नंबर लाइन में हम देखते हैं, यहां से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, इसका चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। फिर आएंगे
जो भी कोई मैटर है ये बना हुआ है एटमों का। भाई एटम किसका बना हुआ है? दो पार्ट्स का, एक को कहते हैं सेंट्रल पार्ट और दूसरे को कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। व्हाट इज extra nuclear part? The part, remaining part which is present outside the nucleus, the part other than nucleus, या remaining part of the remaining the part outside the nucleus is known as extra nuclear part। तो इसमें बेटा हम देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों का घर क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहते हैं। ये सेम बेटा इसी तरह है जिस तरह सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो है वो इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द? सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो यूरेनस हो, चाहे वो नेपच्यून हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो मार्स हो, ठीक है बेटा कि नहीं है, चाहे वो मरकरी हो। तो इसी तरह बेटा जो ये हमारा जो ये बेटा क्या होता है, ये सेंट्रल पार्ट जो है, इस सेंट्रल पार्ट को हम बेटा कहते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल पार्ट इज नोन एज, सेंट्रल पार्ट को हम बेटा क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको न्यूक्लियस कहते हैं। सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस में किसका घर है? इसमें एक रहता है प्रोटॉन, वो मैंने कहा गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। और इसमें क्या रहता है बेटा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने किया, ठीक है बेटा कि नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है? वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में है। तो वो उसको किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रॉन सेम इसी तरह घूमते हैं जिस तरह प्लैनेटरी मोशन जो होती है, जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसी तरह बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स भी किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? ये इर्द गिर्द घूमते हैं, किसके इर्द गिर्द घूमते हैं बेटा? ये याद रखेगा, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो इनका बेटा क्या होता है, एक मतलब पर्टिकुलर, अब वो आगे चलकर देखेंगे शेल्स, ऑर्बिट्स, अब छोड़िए वो। फिलहाल बेटा मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब आपको ये समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी इन स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी इन स्टेट। ये रुके हुए नहीं है। ये अगर ये रुक जाएंगे तो अट्रैक्शन की वजह से ये इसमें जाएंगे तो एटम अनस्टेबल, फिर दुनिया अनस्टेबल है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे बेटा ये क्या है, जिस तरह प्लैनेट्स घूमते हैं एक, अगर वो सन की ओर आएंगे तो पता है आपको, तो अगर जमीन सन की ओर आएगी तो फिर एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो एक बैलेंस्ड सिस्टम में ये घूम रहे हैं, वो आगे देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स, वो छोड़िए फिलहाल। कहने का मतलब है ये बेटा रिवॉल्व करते हैं। और ये भी याद रखना, प्रोटॉन भारी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहेगा अगर प्रोटॉन बाहर होते तो जो चीज थोड़ी हैवी होती वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाती, ठीक है कि नहीं। जो हल्की चीज होती है वो बेटा क्या करती है, अच्छे से वो क्या, वो रिवॉल्व कर सकती है। कोई कह सकता है अगर प्रोटॉन यहाँ पे होते, चार्ज तो सेम है, चार्ज इसका पॉजिटिव है, सेम मतलब इलेक्ट्रॉन का अपोजिट है, नेगेटिव चार्ज है। मगर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते, प्रोटॉन यहाँ पे होते तो अट्रैक्शन फिर भी होती। मगर मसला यहाँ पे प्रोटॉन भारी होते हैं एज कंपेयर टू, मास उनका ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हल्के हैं, वो इजीली किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। यहाँ पे हमें समझ आ गया ये कि atom is composed of two parts. One is known as central part, another one is known as extra nuclear part. Central part is also known as nuclear part. It is also known as nucleus. Which particles are present inside the nucleus? ये याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को हम बेटा इकट्ठे कहते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इनको बेटा क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स इनको कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन को आप न्यूक्लियन कहोगे? नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में नहीं रहता है। न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। दैट्स व्हाई प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। But as far as electrons are concerned, they are not nucleons because they are present outside the nucleus, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको ये पॉइंट भी आ गया। यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉनों को क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियंस। प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये एक बैलेंस सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं किसके इर्द गिर्द? सन के इर्द, ये सॉरी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिस तरह सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द।
ठीक है ना, यहां तक ठीक, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा हम जाएंगे, अब यहां तक तो ठीक है, ये भी आ गया बेटा यहां तक, ये आपको पता है। अब ये प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है, और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इसमें बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को इकट्ठे क्या कहते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक। अब बेटा इसके बाद हम थोड़ा जानेंगे, हमारे चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो बेटा, पीरियोडिक टेबल में आपने 9th में 10th में आपने पढ़ा है, हम हमेशा एलिमेंट स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है ना। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटी नाइट्रोजन, फास्फोरस, arsenic, antimony, bismuth, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टीरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आयोडीन, इसी तरह बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्लान, xenon, रेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक, है ना। इसी तरह फिर इसके बाद लैंथनम, सीरम, प्रिजोनियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, समरियम, यूरोपियम। तो इसी तरह बेटा जो ये एलिमेंट्स है जो मैंने गिने, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, मैंने इस ग्रुप के हिसाब से कहा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेरिनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्टिफिशियली प्रिपेयर एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। इसी तरह मैंने आपको बेटा कहा। अब यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट जो है इसको हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया, वन। हाइड्रोजन का मतलब HYDROGEN, हाइड्रोजन। आपको पता है पानी कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं तो वहां से वाटर बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन का हम शॉर्ट में अब इस तरह बड़ा नहीं लिख, सिंबल इसका रखा शॉर्ट में H, ये याद रखिएगा H। फिर इसके बाद बेटा आ रहा है, हाइड्रोजन के बाद आ रहा है बेटा हीलियम। हीलियम को H से नहीं रखेंगे, HE से, तो सिंबल आ गया HE का मतलब हो गया हीलियम। अब इसके बाद बेटा आ रहा है लिथियम, LITHIUM, लिथियम। लिथियम Li, सिंबल शॉर्ट में Li सिंबल इसका है। इसके बाद बेटा लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल क्या है बेटा, ये याद रखिएगा Be, आपको पता है। फिर इसके बाद बेटा क्या है, बोरान। बोरान का सिंबल क्या है, बी। फिर इसी तरह बेटा कार्बन का सिंबल, कार्बन का सिंबल क्या है बेटा, सी। इसी तरह नाइट्रोजन का सिंबल, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, एन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, ये याद रखिएगा, ओ। फ्लोरीन का सिंबल क्या है बेटा, फ्लोरीन का सिंबल एफ है। नियॉन का सिंबल क्या है बेटा, Ne, ठीक है ना। फिलहाल मैं 10 एलिमेंट के साथ आपको 10 एलिमेंटों की जानकारी दूंगा, ठीक है ना बेटा। अब इसका मतलब मैंने कहा कि यहां पे मैंने कहा कि अगर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लो, इस तरह हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, ठीक है ना बेटा। तो ये 10 एलिमेंट मैंने कहा। फिर इसके बाद आपको पता है सोडियम। सोडियम से पहले सल्फर हुआ तो सोडियम का हमने Na रखा, नाइट्रियम उसको कहते हैं। इसी तरह पोटेशियम आता है 19, तो उसको फास्फोरस पहले डिस्कवर हुआ था, उसका लैटिन नाम कैलियम है, वो आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको कहा बेटा ये कि ये 10 एलिमेंट है, आपने याद रखा सर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना बेटा। ये है 10 एलिमेंट है, ठीक है ना। अब इन 10 एलिमेंटों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनका सिंबल आपने देखा H, यहां से हाइड्रोजन, यहां से बेटा क्या है, हाइड्रोजन, ये इसका सिंबल है, ये एलिमेंट है बेटा। फिर इसी तरह बेटा ये क्या है, हीलियम, तो हीलियम आ गया इस तरह, इसका सिंबल क्या है, He। फिर लिथियम है बेटा,
फिर इसी तरह बेटा बेरिलियम है, फिर इसी तरह बेटा बोरान है, इसका सिंबल बी है, फिर कार्बन है, इसका सिंबल सी है, नाइट्रोजन है, इसका सिंबल एन है, ऑक्सीजन है, इसका सिंबल ओ है, फ्लोरीन है, इसका सिंबल बेटा क्या है, एफ है, नियॉन है, इसका सिंबल बेटा क्या है, Ne। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना। ये एलिमेंट आपको 10 याद रखे, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक ठीक कि नहीं? अब इसके बाद बेटा आ रहा है इसमें एटॉमिक नंबर। क्या आ रहा है? एटॉमिक नंबर। ये थोड़ा याद रखिएगा। आपसे कोई कहेगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर, पहला यही आना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इट इज डिफाइंड एज द total number of protons present in the nucleus of atom। ये याद रखिएगा। Atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of atom। अब मैं यहां पे ये बेटा याद रखना है आपको। अब आपसे कोई कहेगा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जी, यानी Z से ये डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है बेटा ये किससे डिनोट करते हैं? जी से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है। इसी तरह सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, ठीक है ना बेटा। सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, ठीक है ना। सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, ठीक है बेटा कि नहीं है, कैल्शियम का 20। इसी तरह देखेंगे। अब मैंने कहा इसको नोट कीजिएगा, यहां तक ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए बेटा, मैंने कहा कि इसको इंट्रोड्यूस किया मोजले ने, फिलहाल हालांकि इसने पीरियोडिक टेबल के लिए काम किया मोजले, तो इसने इसको किया इंट्रोड्यूस किसको? सो एटॉमिक नंबर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मोजले। इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है ना। और यहां पे एक पॉइंट मेंशन करना, फॉर न्यूट्रल एटम्स number of protons are always equal to number of electrons। ये याद रखिएगा, इस पॉइंट में भी नोटेड। पहला, so atomic number was first introduced by Moseley। It is defined as the total number of protons present in the nucleus of atom। For neutral atoms, number of protons are always equal to number of electrons। It is denoted by Z। ठीक ठीक कि नहीं? इसको नोट कीजिएगा। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। देखिए अब मैंने आपको कहा कि जो हाइड्रोजन है, मैंने कहा कि इसमें बेटा एटॉमिक नंबर 1 है। यहां से आपके पास एटम है, इसके 2 पार्ट्स हैं। मैंने कहा एक को बेटा कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ENP, और ये बेटा है CNP सेंट्रल पार्ट या न्यूक्लियर पार्ट NP। अब इसमें मुझे बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स है? मैंने अभी कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें बेटा? 1 प्रोटॉन। ठीक, यहां तक ठीक है। फिर इसके बाद हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 2। इसमें कितने प्रोटॉन्स है? फिर 2 प्रोटॉन। वो प्रोटॉनों का घर क्या है? वो न्यूक्लियस में है, ठीक है ना। फिर इसी तरह बेटा लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 3। इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 3 प्रोटॉन्स।
फिर इस तरह बेरिलियम है, इसका जी क्या है बेटा 4, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स। वो 4 प्रोटॉन्स किसमें रहते हैं, न्यूक्लियस में। फिर उसके बाद बोरान है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 5, इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 5 प्रोटॉन्स। फिर कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स। फिर नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7, इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 7 प्रोटॉन्स। फिर ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स। फिर ऑक्सीजन के बाद क्या आ गया नियॉन, ये फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 9, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं 9। फिर नियॉन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 10, इसमें कितने प्रोटॉन्स है बेटा 10 प्रोटॉन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है मीनस 1 प्रोटॉन, वो किसमें होगा 1 प्रोटॉन, इसके एटम में, इसके यानी इसके न्यूक्लियस में। हीलियम एटम का क्या होगा बेटा, इसमें कितने प्रोटॉन्स है 2, वो इसके न्यूक्लियस में होंगे 2 प्रोटॉन्स। लिथियम का न्यूक्लियस, उसके उसमें कितने होंगे बेटा प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन्स, इसमें कितने होंगे इसके न्यूक्लियस में 2। हाइड्रोजन में कितने होंगे बेटा 1 प्रोटॉन, ये आप दिखा सकते हो। बेरिलियम में कितने हैं बेटा 4 प्रोटॉन। बोरान में कितने हैं बेटा 5 प्रोटॉन्स। कार्बन में कितने हैं बेटा 6 प्रोटॉन्स। नाइट्रोजन में कितने हैं बेटा 7 प्रोटॉन्स, ठीक है ना। इसी तरह ऑक्सीजन में कितने हैं बेटा इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स। इसी तरह फ्लोरीन में कितने हैं बेटा 9 प्रोटॉन्स। नियॉन में कितने हैं बेटा इसके एटम में 10 प्रोटॉन्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, ठीक, यहां तक ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने देखा ये कि मैंने आपको कहा यहां पे आपको, अगर किसी का आप, हालांकि मैं, अगर हम एटॉमिक नंबर किसी का 118 देंगे, किसी का मान के चलिए 32 है, किसी का मान के चलिए 62 है, किसी का मान के चलिए बेटा 54 है, किसी का मान के चलिए बेटा है, हर किसी की मतलब ये जितने एलिमेंट है उस हिसाब से एटॉमिक नंबर है 71 है। तो मुझे बताइए जहां पे आप 32 की बात करोगे तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे इसके न्यूक्लियस में, 32 प्रोटॉन्स। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 62 है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे 62। अगर किसी में बेटा एटॉमिक नंबर 54 है तो इसके न्यूक्लियस में, इसके एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे 54। अगर किसी का 71 है तो इसके कितने होंगे न्यूक्लियस में 71। अगर किसी का 118 है तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे बेटा 118 प्रोटॉन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 118 प्रोटॉन्स, ठीक है कि नहीं है, 118 प्रोटॉन्स। जो जिस हिसाब से एलिमेंट की डिस्कवरी होगी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, क्योंकि हायर जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव, अब मुझे उसके साथ नहीं है, मैंने आपको 10 एलिमेंट बताए, मैंने उनका एटॉमिक नंबर आपको बताया, आपको वो याद करना है, ठीक है ना। मैंने फिर कहा कि कितने प्रोटॉन्स, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 प्रोटॉन है, अगर हीलियम का 2 है तो उसमें 2 प्रोटॉन्स है, अगर नियॉन का 10 है तो उसमें 10 प्रोटॉन्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना। तो देखिएगा अब, तो यहां तक, अब देखो बेटा, अब मैंने यहां पे एक और पॉइंट आप नोट कीजिएगा, फॉर न्यूट्रल एटम्स, फॉर न्यूट्रल एटम्स। जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखते हो आपको इस पे पता है एस ब्लॉक है, पढ़ा है 9 से, बीच में डी ब्लॉक है, फिर राइट साइड से पी ब्लॉक है, नीचे फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये उसमें लेंथनाइड आता है, एक्टिनाइड सीरीज आती है जिसमें 14 एलिमेंट्स है। अब इसमें बेटा ये है कि जो न्यूट्रल एटम, आपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन देखा, आपने, आप वहां पे देख रहे हो, आपने देखा हाइड्रोजन, आप देखते हो ऊपर, फिर उसके बाद यहां से आप देखते हो बेटा हीलियम, आप फिर इस तरह देखते हो यहाँ पे लिथियम है, फिर इसी तरह बेटा सोडियम, इसी तरह बेटा यहाँ पे आप देखते हो बेरिलियम, यहाँ पे मैग्नीशियम देखते हो, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे कहीं पे आप बोरान देखते हो, एल्युमिनियम, कहीं पे कार्बन, सिलिकॉन, ये इस तरह देखते हो बेटा। आपने हाइड्रोजन एज एच देखा, आपने एच पॉजिटिव वहां पे देखा नहीं, आपने एच देखा, आपने एच वहां पे देखते हो एच नेगेटिव नहीं, आप देखते हो सिर्फ वहां पे क्या है, सिर्फ खाली एच,
ठीक है बेटा कि नहीं। आप हीलियम देखते हो, हीलियम को आप He देखते हो, वहां पे आप देखते हो He को प्लस या He को नेगेटिव नहीं देखते हो, आप क्या वहां पे होता है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या दिखते हैं हमें बेटा, न्यूट्रल, ठीक है कि नहीं है, क्या दिखते हैं, न्यूट्रल। क्योंकि चार्ज तब ही आएगा जब किसी के ऊपर पॉजिटिव होगा, किसी के ऊपर नेगेटिव होगा, ये चार्ज है। अगर किसी को कुछ नहीं है तो इसका मतलब जीरो है, वो मत लिखो आप जीरो, वो पता ही है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बेटा कहा कि फॉर न्यूट्रल एटम्स, मैंने क्या कहा, फॉर न्यूट्रल, फॉर न्यूट्रल एटम्स, मैंने कहा फॉर न्यूट्रल एटम्स number of protons, number of protons are equal to number of electrons, number of electrons, ठीक है ना। तो मुझे बताइए, मैंने आपको दिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z1, इसका 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो मुझे बताइए इसमें कितने प्रोटॉन्स है बेटा, 1 मैंने कहा, तो इसका मतलब जितना इसमें प्रोटॉन्स है उतने इसमें कितने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल, मैंने न्यूट्रल कहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास अब हीलियम है बेटा, इसका 2 एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, न्यूट्रल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 3, तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर इसी की तरह बेटा आपने देखा कि बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह बेटा आपका बोरान है, बोरान में 5 एटॉमिक नंबर, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स भी है। इसी तरह बेटा नाइट्रोजन, ये न्यूट्रल है, तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स। और फ्लोरीन, इसमें 9 प्रोटॉन है और कितने आएंगे बेटा, ये 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। नियॉन 10 प्रोटॉन और नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई शक, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे कोई भी कहेगा मैटर किसका बना हुआ है, एटमों का बना हुआ है, एटम किसका बना हुआ है, 2 पार्टों का, सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियर पार्ट या न्यूक्लियस कहते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, रिमेनिंग पार्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब कोई कहेगा सेंट्रल पार्ट में कौन रहता है, वो किनका घर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसीलिए उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और इस सेंट्रल पार्ट से बाहर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट स्टेशनरी इन स्टेट, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस सेंट्रल पार्ट व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस, ये भी कहा। इस प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, अनचार्ज, जीरो चार्ज, न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है बेटा कि नहीं है। और फिर ये भी इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, बिकॉज वो न्यूक्लियस में नहीं रहते। फिर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। फिर ये भी कहा कि आपको अब एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, it was first introduced by Moseley, it is defined as total number of protons present in the nucleus of atom। मगर उसके साथ साथ for neutral atoms number of protons are always equal to number of electrons, it is denoted by Z। as far as these elements are concerned, starting from hydrogen, hydrogen is having atomic number 1 to 10 means पता है आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना बेटा, यहां तक ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा बेटा। देखो बेटा, एटॉमिक नंबर मैंने कहा, मगर यहां पे याद रखिए, फॉर कैटायोनिक स्पीशीज, फॉर कैटायोनिक स्पीशीज एंड फॉर एनायोनिक स्पीशीज,
and for anionic species. कैटायोनिक स्पीशीज और एनायोनिक स्पीशीज, ये याद रखा बेटा। अगर मैंने मान के चलिए बी है, अगर ये खाली बी है समझो ये न्यूट्रल है। अगर इस बी पे पॉजिटिव होगा चार्ज तो इसको कहना ये कैटायन है, ये याद रखो। इसको क्या कहोगे? कैटायन। अगर इसी बी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको बेटा कहते हैं एनायन। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये याद रखिए। अगर कहीं पर भी आप देखोगे ए पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको क्या कहोगे? ये कैटायन है। अगर आप ए पे ही नेगेटिव चार्ज देखोगे तो ये क्या है? एनायन। अगर ए पे कोई चार्ज नहीं है तो ये क्या है बेटा? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल की बात आपको पता है, जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मगर जहां पे आप बेटा क्या आ रहा है? कैटायन और एनायन। ठीक है ना? ये मैंने इस तरह बेटा कहा कि अगर हाइड्रोजन है, ये न्यूट्रल है, मगर यही हाइड्रोजन देखोगे आप H पॉजिटिव, यही हाइड्रोजन आप देखोगे H नेगेटिव। ठीक है ना? इनमें फर्क है। इसको बेटा कहते हैं हाइड्रोजन, इसको कहते हैं हाइड्रोजन, इसको बेटा कहते हैं प्रोटॉन, और इसको बेटा कहते हैं हाइड्राइड आयन। तो फर्क देखो कितना आ गया, हाइड्राइड आयन। ये तीन चीजें आ गई, हाइड्रोजन, प्रोटॉन और हाइड्राइड आयन। ठीक है ना? मैंने आपसे यहां पे ये कहा कि फॉर, ये याद रखिएगा, फॉर कैटायोनिक स्पीशीज, फॉर कैटायोनिक स्पीशीज, तो कैटायोनिक स्पीशीज जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, number of electrons for cationic species, number of electrons recedes number of protons, ये याद रखिएगा। and for anionic species and for anionic species number of electrons exceeds number of protons। ये समझेंगे बेटा, ये समझेंगे, ये पॉइंट समझेंगे। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब आपको कैटायन पता है, जहां पे आप पॉजिटिव चार्ज कहोगे कोई भी L पॉजिटिव, N पॉजिटिव, C पॉजिटिव, D पॉजिटिव, X पॉजिटिव, ये सारे कैटायन हैं। जहां पे आप देखोगे मान के चलिए Y नेगेटिव, C नेगेटिव, D नेगेटिव, P नेगेटिव, R नेगेटिव, Q नेगेटिव, T नेगेटिव, Y नेगेटिव, ये सारे क्या है बेटा? एनायन। जहां पे आप खाली देखोगे Y, C, N, O, ये सारे क्या है बेटा? ये न्यूट्रल है। ठीक है ना? यहां तक ठीक है कि नहीं है? ये तो ये याद रखो, फॉर कैटायोनिक स्पीशीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स recedes number of protons, and for anionic species number of electrons exceeds protons। ठीक है ना? अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा? ये समझिए। मैंने आपसे सिंपल एग्जांपल मैं दूं आपको बेटा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपने देखा 1 है। इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 1 प्रोटॉन है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक ठीक है ना बेटा? 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक बेटा कि नहीं है? अब जब मैं H पॉजिटिव की बात, तो आपके सामने आ गया कैटायन। आप कहोगे सर ये है कैटायन। ये क्या है बेटा? ये पता है, ये है ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। और यहां पे जब यहां पे ये होगा इसको कहेंगे एनायन। ये भी मैंने कहा। अब फर्क देखो बेटा, न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मगर अब यहां पे बेटा समझेंगे तो इसका मतलब ये आप समझोगे पहले, यहां पे बेटा क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने कहा है कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0 न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर। तो इसमें बेटा कितने प्रोटॉन्स है? 1। तो इसमें क्या है? कुछ नहीं, 0। इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसमें जाएंगे बेटा, ठीक है ना? इसका मतलब अब इसमें जाएंगे बेटा। इसमें हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1। मगर इसने, और आपको पता है हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन निकला है, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें बेटा 1 ऐड हो गया है, तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी समझाऊंगा मैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्क आ गया, फर्क आ गया।
फर्क देखिए कहां पे आ गया बेटा, समझे इसको। प्रोटॉन का रेशो क्या आ रहा है, कांस्टेंट। प्रोटॉन का रेशो क्या आ रहा है, मतलब प्रोटॉन का नंबर क्या आ रहा है, सॉरी कांस्टेंट, ठीक है ना। प्रोटॉन का नंबर क्या है, हर किसी में कांस्टेंट। मैंने कहा एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो सेम है। हाइड्रोजन की जब बात आती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट एज फार एज प्रोटॉन इज कंसर्न, H पॉजिटिव कैटायन इज कंसर्न, इसमें बेटा क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिसीड कम होते हैं, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्रोटॉन क्या है बेटा, एक। जब हम बात करते हैं एनायन की, H नेगेटिव की, इसमें कितने प्रोटॉन से, एक, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्सीड, किससे, एक्सीड किससे कर रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से कर रहे हैं कि नहीं। तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, बट एज फार एज neutral atoms are concerned, number of protons are always equal to number of electrons. But for these cationic species, number of electrons recedes number of protons, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं number of protons exceeds number of electrons. As far as anionic species are concerned, number of electrons exceeds number of protons, या number of protons recedes number of electrons. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा बेटा। तो यहां तक मैंने आपसे कहा कि मैं हालांकि बेटा बताऊंगा ये, हालांकि इसमें पता बताना है एलिमेंट क्या है, प्योर सबस्टेंस किसको कहते हैं, मिक्सचर किसको कहते हैं, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्टैचियोमेट्री, इसमें इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा थोड़ा है इसमें है बेटा, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहते हैं, मोल कंसेप्ट किसको कहते हैं, न्यूमेरिकल्स उस पे है, फिजिकल क्वांटिटीज किनको कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स किनको के, कन्वर्जन कैसे करते हैं, मैथमेटिक्स इसमें किस तरह यूज करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ठीक है ना। मैं अपना अनुभव के हिसाब से इसको, मतलब अपने हिसाब से इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब ये है कि आपको चार्ट समझ आ गया, जहां पे न्यूट्रल एटम्स होंगे तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, जहां पे आपके पास कैटायन होंगे बेटा तो उसमें आपको पता है कि नंबर ऑफ protons exceeds number of electrons, या number of electrons recedes number of protons, या for anionic species number of electrons exceeds number of protons और number of protons recedes number of electrons। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन करेक्ट वन कौन है, हम कह सकते हैं कि हम क्यों कहते हैं बेटा कि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है ना, क्योंकि हम कैटायनिक स्पीशीज और एनायनिक स्पीशीज में बेटा क्या कहेंगे, उसमें हमें पता है कि नंबर कांस्टेंट किसका रहता है बेटा, प्रोटॉनों का, क्योंकि अंदर है न्यूक्लियस में, मगर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर वाले, यहां तक बेटा ठीक है कि नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, फॉर कैटायनिक स्पीशीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सीड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एनायनिक स्पीशीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, ठीक। देखो देखो बेटा, अब यहां पे थोड़ा बहुत हम आएंगे। एच आपने देखा, आपने कहा सर ये जेड का मतलब इसका 1 है, तो इसमें क्या है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। मगर H पॉजिटिव भी जब मैं देख रहा हूं का इसका H जेड क्या है 1, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने अभी देखे वो बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, ठीक है ना। तो इसमें अगर H नेगेटिव है बेटा, इसमें बेटा क्या आ रहा है, नंबर ऑफ ये Z1 है, तो इसमें सिर्फ बेटा क्या था 1 प्रोटॉन, और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन था, और इसमें बेटा 1 प्रोटॉन था और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे इस पॉइंट की ओर जाएंगे बेटा, ये याद रखो बेटा, जब भी कोई न्यूट्रल है, मान के चलिए ये ए है, ये ए है, ठीक है ना, ये ए है, तो ये भी आपको पता है वन न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, यहां तक ठीक है ना। तो ये बेटा याद रखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गंवाता है, मान के चलिए इसने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिएगा, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है,
ये भी दिखाऊंगा। अगर यही ए 2 इलेक्ट्रॉन गवाएगा, लूज करेगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा या ए पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके ऊपर बेटा क्या आएगा, 3 पॉजिटिव या ए 3 पॉजिटिव। ठीक, ये याद रखें, ठीक है ना। यहां ये पॉइंट आप याद रखिए। अगर कोई एक हाँ, इसको एक इस टाइम थोड़ा याद रखना, इसको बेटा कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है जब कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, यूनिपॉजिटिव। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनेगा बेटा, डाई पॉजिटिव। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बेटा क्या बनेगा, ट्राई पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। यहां तक कि इसको बेटा कहते हैं, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर अब कोई मान के चलिए बी है या ए ही है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बन गया बी नेगेटिव। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बन गया B2 नेगेटिव। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये बन गया बेटा B3 नेगेटिव। ये क्या बन गया, B3 नेगेटिव, B नेगेटिव, B2 नेगेटिव, B3 नेगेटिव। इसको बेटा कहते हैं रिडक्शन। ये याद रखिए पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। चाहे 2 3, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 1 नेगेटिव, अगर 2 करेगा 2 नेगेटिव, अगर 3 करेगा 3 नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, यहां तक ठीक है ना। तो जो लूज करता है तो ऑक्सीडेशन, जो गेन करता है रिडक्शन। जरा इस पॉइंट पे आएंगे। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये किस स्टेट में चला जाएगा बेटा, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसने लूज किया तो यहाँ पे क्या चढ़ गया, एक पॉजिटिव। वही मैंने कहा, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसमें एक ही प्रोटॉन रह गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, 2। अब यहाँ पे बेटा इसमें था 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर इसने यहाँ पे पहले क्या था 1, मगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये बेटा जब पॉजिटिव और नेगेटिव है, जब 2 बंदे यहां से 2 बंदे यहां से, एक का वजन 50 kg है, 2 का 100 है, यहां से भी 2 है 100 है, तो इन टग ऑफ वॉर हमें पता है नेट रिजल्ट, ये रस्सी को खींच रहे हैं तो रस्सी ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी, नेट रिजल्टेंट 0 है। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, नेट रिजल्टेंट क्या होगा, चार्ज का 0 0 चार्ज होगा, 0 चार्ज 0 चार्ज। मगर अब क्या होगा बेटा इसमें, अब इसके बाद अगर अब बेटा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालेंगे, बाहर निकाला, आउटसाइड न्यूक्लियस, ये एटम से ही बाहर, तो यहाँ पे क्या रह गया बेटा, पॉजिटिव। अब किसका राज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज का, तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा यही एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, अब आउटसाइड से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेट रिजल्टेंट क्या था, 0। अब बेटा एक पॉजिटिव है 0 चार्ज है तो नेट चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब बेटा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था, मगर बाहर से एक और नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। मगर यहाँ पे क्या रह गया, 1 नेगेटिव। डोमिनेंस किसकी रह गई, नेगेटिव की, इसमें किसकी, पॉजिटिव। नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये याद रखिएगा, जब भी एटम को बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली कौन सा चार्ज चढ़ेगा, नेगेटिव, तो वो क्या बनाएगा, एनायन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बराबर होंगे तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, 0 चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा। तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये आपको समझ आ गया। मान के चलिए मैं यहाँ पे ए दे रहा हूं और बी दे रहा हूं, मान के चलिए मैंने रखा इसका एटॉमिक नंबर कुछ है, मैं इस तरह आपको समझाने के लिए है ये। मान के चलिए 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है ना, 6 ये। अब इसमें एटॉमिक नंबर 6 है, मान के चलिए 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। या छोड़िए इसको बेटा, मैं इस तरह आपको बताऊंगा। अगर आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एक्स है, वाई है, यहां पे मुझे बताइएगा अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो आप इस पे कौन सा चार्ज चढ़ाओगे, 2 पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, डाई पॉजिटिव। इसको क्या कहेंगे, डाई पॉजिटिव।
तो ये क्या है बेटा, ये कैटायन है। ये क्या है बेटा, ये कैटायन है, ये याद रखिएगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसको बेटा क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एक पॉइंट आ गया इसमें, इसको क्या कहते हैं, एक लूज करे, दो करे, तीन करे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अब ये बी है, इससे दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये क्या बनेगा आपका ना, ये दो नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि दो ऐड हो गए इसमें। ऑलरेडी जितना था वो बैलेंस था, मगर ये आउटसाइड आ गए तो दो नेगेटिव। ये क्या बन गया बेटा, बाई नेगेटिव, बाई नेगेटिव बन गया ये, ठीक है ना। अगर इसने एक्स ने तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये क्या बनेगा बेटा, ट्राई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव बनेगा। मगर है क्या ये, ट्राई नेगेटिव, मगर बनेगा क्या ये क्या है बेटा, एनायन है। अगर इसने वाई ने मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या बनेगा, वाई नेगेटिव, ठीक है ना। अगर ई ने, हाँ ई में अगर देखेंगे बेटा इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इस पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा, जीरो। वो क्या हम दिखाते हैं बेटा, ई, ठीक है ना। अगर इस डी ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये क्या बनेगा, D2 पॉजिटिव। अगर सी ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए ये क्या बनेगा, सी। इसका मतलब है ना, इसमें जो अंदर है चाहे वो 10 है चाहे वो 15 है, उसमें से ये 3 इलेक्ट्रॉन गवाता है। तो वहां से अगर तीन वो, अगर यहाँ पे मान के चलिए 6 थे, तो यहां से थे ये 6, 5, 6। जब ये गवाता है, सपोज मैं कह रहा हूं, जब ये गवाता है तो यहां से बेटा ये जो 3 3 6, यहाँ पे बेटा 3, तो इसका मतलब इनका, इसका मैग्नीट्यूड क्या बढ़ गया, क्योंकि ये बैलेंस 3 के साथ ही हो जाएंगे, और वो 3 क्या हो जाएगा, वो राइज होगा, 3 पॉजिटिव राइज होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना, ठीक। तो जहां पे कुछ नहीं हुआ, जहां पे एक एलिमेंट है, न ये कोई कुछ देता है न ये लेता है, तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं हो रहा है। मगर यही ए अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन, एक पॉइंट आपको ये भी समझ आ गया, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब हो गया जब इलेक्ट्रॉन कोई क्या गवाता है तो उसको डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेशन। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको बेटा क्या कहते हैं हम, बेटा उसको हम रिडक्शन कहते हैं। जब कोई लूज करता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये मुझे पता है। अब ये आपको भी मेरे ख्याल से बेटा समझ आया होगा कि यहाँ पे ये भी जो यहाँ पे जो हो रहा है, ये जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये पॉइंट भी यहाँ पे बेटा आ गया, देखिएगा। तो ये भी आ गया, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। Atomic number was first introduced by Moseley. It is denoted by Z. It is defined as total number of protons present in the nucleus of atom. For neutral atoms, number of protons are always equal to number of electrons. But for cationic species, number of protons exceeds number of electrons. As far as anionic species are concerned, number of electrons exceeds number of protons. ठीक है बेटा कि नहीं है, वो भी मैंने आपको कहा बेटा, यहां तक ठीक है ना, यहां तक ठीक है बेटा कि नहीं। अब जब हम इसकी ओर जाएंगे बेटा, मुझे आप बताइए, हाइड्रोजन से लेके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना बेटा, यहां तक है ना ये। तो मुझे आप बताइए बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब आपको पता है सर, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 2, इसका 3, 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। एलिमेंट आपको याद है, एक एक बढ़ाना है, ये आपको रहेगा याद। तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक कि नहीं। अब मैंने आपसे कहा ये कि जो ये एटम है, इस एटम में अगर हम देखेंगे, आप बनाइएगा, इसमें इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसको लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, वो मैं बताऊंगा, बम्बार्डमेंट ऑफ ये
अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम न्यूक्लियर बम्बार्ड किया गोल्ड फाइल पे, वहां से बहुत सारे ये आ गए वापस, बहुत सारे पास हो गए, ये बात की बात है। अब यहाँ पे बेटा मुझे आप बताइए, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर है, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉनों का घर है। इलेक्ट्रॉन ये भी मैंने कहा कि हल्के हैं प्रोटॉन से, घूमते हैं किसके इर्द गिर्द, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है ना, ठीक है ना, इन सर्कुलर ऑर्बिट, फिलहाल आप याद रखिए। ठीक है ना, इस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो आगे चलकर देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिएगा। ठीक, देखो बेटा, इसमें अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम अप टू नियॉन, इस
देखिए, अब हमने देखा ये कि अगर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा ये कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियान का 10 है। तो ये भी आपने देखा कि इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीन प्रोटॉन, तीन इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें चार प्रोटॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच प्रोटॉन और पांच इलेक्ट्रॉन है, इसमें छह प्रोटॉन और छह इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें सेवन प्रोटॉन, सेवन इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें एट प्रोटॉन, एट इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें नाइन प्रोटॉन, नाइन इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें बेटा 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। ये भी आपने देखा बेटा कि आपको ये पता है कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक नेगेटिव, अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दो नेगेटिव, अगर कोई तीन तो थ्री नेगेटिव। तो ये भी बेटा क्या है, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेशन। अगर कोई बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कैटायन बनता है। तो ये क्या, दो तो दो पॉजिटिव, अगर कोई तीन तो कितने करता है, थ्री पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा। और ये भी याद रखिएगा बेटा आप, इसमें जो स्टेबल होता है वो हीलियम और नियॉन है। ये याद रखिएगा, हीलियम और नियॉन जो होता है इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनका क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना बेटा। ये भी आपको पता है, इसको जब गेन करता है तो इलेक्ट्रोनेशन यानी रिडक्शन इसको कहते हैं। ये भी मैंने कहा कि जब कोई लूज करता है तो इसको बेटा क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एक तो मोनो पॉजिटिव, दो तो बाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, इसी तरह यूनि नेगेटिव, बाई नेगेटिव और ट्राई नेगेटिव। देखो बेटा, इसके बाद ये भी याद रखिएगा, जो ये जितने भी हमारे पास बेटा ये है, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो पहले आपको पता है कि ये जो शल है, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो ये जो मैंने आपको बनाए बेटा, ये याद रखिएगा, ये इस तरह बनाएंगे बेटा। ठीक है बेटा कि नहीं। तो मुझे आप बताइए बेटा, बीच वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसमें किसका घर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने। जेम्स ये न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, ये। अब जो जिस तरह बेटा, अब जो हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 है, जितना एलिमेंट बेटा बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। और जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो इसमें जिस तरह सोलर सिस्टम में हम देखते हैं कि हर कोई प्लेनेट, चाहे मार्स, अर्थ, नेपच्यून, सैटर्न, मरकरी, ये अपने अपने ऑर्बिट में घूम घूम रहे हैं, अपना कंप्लीट करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये घूमते हैं। इसी तरह बेटा यहाँ पर भी जो सबसे नजदीक वाला शल है, इसको बेटा हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये जो नजदीक वाला है, ये वाला, ये फर्स्ट शल है। ये बेटा क्या है, ये फर्स्ट शल है। ये फर्स्ट शल है, ये न्यूक्लियस है बेटा, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सेकंड शल है, ये थर्ड शल है, ये फोर्थ शल है, ये फिफ्थ शल है। तो जिस तरह हम मेहमान आते हैं, तो अगर ज्यादा मेहमान होंगे तो कमरे का हमें बंदोबस्त करना है उनके लिए, अगर कम ही मेहमान है तो इसी तरह बेटा यहाँ पर भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का काउंट बढ़ेगा, तो ये इसको बेटा कहते हैं के शल, ये एल शल है, ये एम है, ये एन शल है, इसी तरह ओ शल है, ठीक है ना। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उस हिसाब से शल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इसमें मुझे बताइए, हमेशा
के शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में ये याद रखें 8 से कम आ सकते हैं मगर 8 से ज्यादा नहीं। एम में 18, एन में 32, इसको नोट कीजिएगा बेटा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिए 2n² इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला, 2n² इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला याद रखिएगा इसके लिए। अब इसमें क्या है बेटा, 2n² इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला में क्या है, अगर n का वैल्यू 1 देंगे, अगर n का वैल्यू 1 देंगे तो कितने आएंगे? 2, 1 का स्क्वायर ये क्या आएगा? 1 का 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो k में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2, 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। n इसी तरह n का वैल्यू 2 देंगे तो वो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, वो क्या आएगा? 2 इंटू 4, वो क्या आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें l में कितने मैक्सिमम पहुंचते हैं? तो एल शेल में कितने आते हैं? 8, 8 से कम आ सकते हैं मगर 8 से ज्यादा नहीं। के में कितने आएंगे? 2। फिर इसी तरह एन का 3 वैल्यू देंगे तो वो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, 3 3 9 to 18 इलेक्ट्रॉन, 18 से कम आ सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये केस था, ये एल शेल, ये एम शेल। इसी तरह बेटा अगर एन का वैल्यू 4 होगा तो वो क्या आएगा? वो आएगा 2 का 2 to 4, टू, ये क्या आएगा बेटा? 2n²। तो ये क्या आएगा बेटा? n का 4 वैल्यू वो क्या आएगा बेटा? 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है ना बेटा? ठीक कि नहीं? तो इसमें कितने आएंगे फिर अगले में? के में 2, एल में 8, एम में कितने आएंगे बेटा? एल में 8 आ गए, इसमें एम में 18, फिर इसके बाद कितने आ गए बेटा? 32। बात समझ में? इसी तरह अगर एन का वैल्यू 4 होगा तो वो क्या आएगा? 4 4 16 32। वो आपने देखा। अगर 5 होगा तो वो क्या आएगा? 5 5 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ओ में कितने आएंगे बेटा? 50 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। यही हम देखेंगे अगले लेक्चर में बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। अभी ये चलेगा। चलिए, थैंक्स।